तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे का हो जाए, लेकिन एक एक टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री कर लिया तो आपको यहीं से आप देखोगे सब लोग अगर अति उत्तरीय लघु और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अगर तुम मिला दोगे तो कम से कम 20 से 25 नंबर का वेटेज रखता है। तो एकदम ध्यान से चैप्टर को समझना, पढ़ना, और जो जो चीज मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है उसको मैं गोल कर दूंगा। तुम लोग भी अपने बुक में से ही कर लेना। तो हम आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी मेरा क्लास देखें आप अपना बुक को, जैसे कि ये बुक है आपका, इसको सामने रखें। इससे क्या होगा कि जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो चीज आप पढ़ते चलना और अंडरलाइन करते चलना। आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कि होता है ना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, समाजवाद और साम्यवाद। देखिए ये चैप्टर जो है ना स्पेशली रूसी क्रांति यानी रूस क्रांति से लिया गया है, और उसमें आपको बताया जाए इसमें आप हम लोग को पढ़ना है कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक में रहा। तो देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज में नया आवाम दिया। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति फलस्वरूप समाज में पूंजीवाद वर्गों का, मजदूर का लगातार शोषण चलता था, और उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब सिंपल समझिए कि 19वीं शताब्दी के आसपास जो है सो क्या हुआ कि उस टाइम पूंजी मतलब कि औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण का मतलब समझिए कि उस टाइम जो है ना देश बहुत आगे बढ़ रहा था, और देश आगे बढ़ रहा था तो उस टाइम जो है सो बड़े बड़े लोगों का मतलब ज़्यादा वैल्यूएशन था। तो जो बड़े लोग का वैल्यूएशन था तो छोटे लोग का वैल्यू वहाँ पर कम हो गया। तो छोटे लोग का जो वैल्यूएशन कम हुआ तो उसको फिर से एक बैलेंस रूप में लाने के लिए बहुत सी जगह क्रांति हुआ, और उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्रांति बोले तो झगड़ा लड़ाई हुआ, और स्पेशली ये जो क्रांति है रूस में, रूस भी एक देश का नाम है, वो किस तरीके से उसमें हुआ वही हम लोग पढ़ना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि समझ अदा किया। समाजवादी उत्पन्न मुक्त निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन समान विवरण पर जोर देता है। यह शोषण उन्मुक्त समाज स्थापना चाहता है। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का कारखाना तथा विपणन के सरकार एकाधिकार एवं निजी लाभ के लिए न होकर समाज के सारे काम। कहने का मतलब है समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि हर तबके के लोग को बराबर अधिकार मिले, इसीलिए है जो है इसको हम लोग प्रमोट करते हैं। देखिए दोस्तों आज आप इस तरीके से इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं कि अभी के दौर में देखिए कि मतलब जो सबसे बड़े लोग होते हैं जिन पर ज़्यादा पैसा होता है उनका वैल्यू समाज में ऊंचा रहता है, और जो छोटे लोग होते हैं जिन पर पैसा वगैरह थोड़ा कम है तो उनका समाज में नीचा वैल्यू होता है, मतलब ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता। तो ये स्थिति भी एक टाइम पनपा था, वो टाइम था रूस का, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया था जिसके कारण हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ है दोस्तों कि समाजवादी भावना उदय 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति का मतलब समझिए कि जिस तरीके से देश बहुत आगे बढ़ रहा था उस टाइम ही समाजवाद का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के सभी देशों में आर्थिक व्यवस्था में मूल परिवर्तन कर दिए। कुटीर उद्योग धंधों स्थान विशाल पैमाने पर बड़े उद्योग मशीनीकरण तथा पूंजीवाद भावना में विकास में फलस्वरूप यूरोप में विभिन्न देश में धीरे धीरे पूंजीपति के निहित स्वार्थ और मिल मालिकों के श्रमिकों के विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों में श्रमिकों का जीवन नरकीय बना गया था, ठीक है। तो आपने यहाँ तक जो आपने हम लोग ने पढ़ा है अभी नरक बन गया था, कहने का मतलब है यहाँ पर जो लाइन मैंने पढ़ा है इसमें सिंपल समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ था उस टाइम में 18वीं शताब्दी में इतना ज़्यादा मशीनीकरण, मतलब नया नया मशीन का आविष्कार हुआ, हर चीज़ जो है मशीन से काम होने लगा, तो वहाँ मजदूर लोग का वैल्यूएशन बहुत कम हो गया था, ठीक है। हम रूस की बात कर रहे हैं, एकदम समझिए रूस की क्रांति को रूस की तरह। तो वहाँ पर जो है सो मतलब बहुत वैल्यूएशन कम हो गया था उस टाइम मजदूर लोग का, और काम करवा लिया जाता था, पैसा वगैरह भी नहीं दिया जाता था उस टाइम में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में।
तो क्या हुआ, धीरे धीरे निहित ये सब पढ़ लिए। आर्थिक सामाजिक स्थिति में निरंतर गिरने लगा, श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं था, जैसा कि मैंने आपको, उनका क्रूर शोषण होने लगा, और जो भी श्रमिक लोग थे ना, मजदूर, उनका शोषण होने लगा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है, क्रांति प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम पूंजीवाद व्यवस्था जो दिन पर दिन मजबूत हो रहे थे, और दूसरा था मध्य वर्गीय व्यवस्था। तो क्या हुआ, उस टाइम में जो पूंजीवाद जो था, जिसके पास ज्यादा पैसा कौड़ी था, वो सब मजबूत हो गया, और जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं था, वो बेचारा दबके हुए चला गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला स्लाइड हम लोग ले लेते हैं, 2 नंबर स्लाइड में क्या है दोस्तों, एकदम मैंने सब कुछ को लिया है, बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि उस टाइम में, यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि लगभग 1800 ईस्वी की बात कर रहे हैं, रूस में जो है सो दो स्थिति पैदा हुआ। पहला था पूंजीवाद और दूसरा था मध्यवर्गीय। तो देखिए, पूंजीवाद में क्या था कि जो बड़े लोग सब थे सो, और मध्यवर्गीय में क्या था, जो छोटे लोग से थो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि दृष्टि से निरंतर समृद्धिशाली होता जाएगा, और द्वितीय श्रमिक आर्थिक स्थिति तेज में पतन होते जा रहे थे, और श्रमिक लोगों का स्थिति, मतलब मजदूर लोगों का स्थिति बहुत ही खराब होता जा रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने के बाद था, और मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने में अधिकार नहीं था। ठीक है, मजदूर वर्ग पूंजीपतियों की दया जीवित था। इस प्रकार कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया। मतलब उस टाइम जो है समाज का विभाजन दो वर्ग में हो गया, एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि पूंजीपति वर्ग में वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा वगैरह होता है, और श्रमिक में भाई वो लोग आते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, घर द्वार चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे स्थिति को समझते हुए चलते हैं। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों का कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों, लेखकों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है, उस टाइम में श्रमिक लोग का स्थिति बहुत खराब था, लेकिन उन लोग को अगर एक सही रास्ता दिखाने वाला आदमी मिल जाता, तो हम लोग जो है उस टाइम के श्रमिक लोग मिल के अपना मतलब मांग करता। जैसे अभी का टाइम क्या है कि अगर आप किसी भी जो आपसे ऊंचा है, तो आप उसको बिना मतलब में न डांट सकते हैं, न मार सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं। बट उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम में अगर बिना मतलब में भी कोई कुछ कर देता था तो उतना वैल्यू नहीं रहता था। लेकिन उस टाइम में लोगों को कुछ अच्छा आदमी सबसे जान पहचान हो गया, और इन व्यक्तियों ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नवीन विचारधारा पैदा किया। और जो उस टाइम में नया नया व्यक्ति सब श्रमिक लोग यानी कि मध्य वर्ग लोग को मिला, वो सब जो है लोग को मोटिवेशन किया कि अरे तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तो वो भी चीज हमको पढ़ना है, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। और जो नया नया व्यक्ति मिला और सबको अच्छा अच्छा बात सिखाया कि नहीं तो भाई हम लोग भी इस समाज का हिस्सा है, हम लोग को भी जीना है अच्छे तरीके से, हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो वही जो है सो समाजवाद कहला गया। इन विचारों में सेंट साइमन, कैरियर, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट वेन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स नामक विशेष उल्लेखनीय है। मतलब कहने का मतलब ये सब आदमी का नाम है जो मतलब श्रमिक लोग को ऊपर करना चाहता था और पूंजीपति को नीचे करना चाहता था। तो सिंपल दोस्तों है कि एक साइड पूरा इलाका है श्रमिक लोग का, और एक साइड पूरा इलाका है पूंजीपति, मतलब एक साइड धनी और एक साइड गरीब। तो दोनों जब टकराएगा तो झगड़ा लड़ाई तो होबे करेगा। तो वही चीज समझना है हम लोग को, सिंपल बात है। अब यहीं पर देखना है कि पूंजीपति का स्थिति क्या था उस टाइम, और श्रमिक लोग का स्थिति आप लोगों को पता है। ठीक है, इन विचारकों ने यूरोप देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना तथा औद्योगिक संगठन एवं पूंजीपतियों और श्रमिकों के व्यापारिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांत प्रदान किया। मतलब ये जो व्यक्ति सब जो थे सो अच्छा आदमी सब थे, जो पूंजीपति लोग को जो है सो कम वैल्यूएशन दे करके, और जो गरीब लोग जो थे उसको ऊपर उठाने में सहायता किए। ठीक है, आलोचना किए। और औद्योगिक संगठन और पूंजीपति श्रमिकों के पारिश्रमिक पढ़ लिए हम लोग। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। पहला मार्क्स से पूर्व समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात समाजवाद। कहने का मतलब है कि समाजवाद को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक कार्ल मार्क्स से पहले और एक कार्ल मार्क्स के बाद। ठीक है, और उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। यूटोपियन समाजवादी की दृष्टि से आदर्शवादी थी, और तथा उनके कार्यक्रम प्रकृति व्यवहारिक थे एवं अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन लाते थे, अर्थात वे संघर्ष के बदले वर्ग संबंध नहीं मानते थे। कहने का मतलब है कि
दो प्रकार का समाजवादी व्यवस्था लगाया गया। एक था यूटोपियन। यूटोपियन सामाजिक व्यवस्था में क्या था, जैसे मान के चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मतलब एक था मतलब सिंपल समझिए, ये बहुत बड़ा रूस देश हुआ और रूस के अंदर में दो वर्ग बट गए, दो इलाका बट गए। एक इलाका बट गया ये मार्क्स का आदमी, कार्ल मार्क्स का आदमी, एक यूटोपियन समाज का आदमी। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि अपने हक के लिए लड़ाई करो, लड़ेगा तभी मिलेगा। लेकिन यूटोपियन लोग बोलता था कि नहीं, अगर शांति से कोई काम हो जाए तो हमको काम कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है झगड़ा लड़ाई करना। ठीक है, अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा था। तो अभी समझ में आ गया कि यूटोपियन क्या है, कार्ल मार्क्स क्या है। तो सिंपल समझिए, कार्ल मार्क्स का जो जो आदमी सब था वो सब चाहता था झगड़ा लड़ाई करके अपना हक को ले, और यूटोपियन समाज जो था वो चाहता था कि शांति से ले ले। अब तो पहले अब यूटोपियन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ यूटोपियन समाजवाद, तो मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग को और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यूटोपियन, प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवाद जिन्हें समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फ्रांसीसी विचार सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे के शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति के दोहन करें और समाज के निर्धन वर्ग भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसे शोषित किया प्रत्येक उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसे कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूल नारा बन गया। मतलब कि यूटोपियन समाजवादी में एक आदमी था जिसका नाम था सेंट साइमन। उस सेंट साइमन का क्या विचार था कि हर आदमी को मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पूंजीपति वर्ग हो, चाहे बड़ा लोग हो, चाहे छोटा लोग हो, सभी लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो भाई लोग सुनने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है बात, चलिए बहुत अच्छा भाई यूटोपियन भैया लोग। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आगे है उनकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को, लिखा हुआ है ना, प्रत्येक उनके कार्य के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर था, वह आधुनिक औद्योगिकवाद। लेकिन एक और आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स फैरियर। देखिए हम लोग यूटोपियन समाजवादी व्यवस्था पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। यूटोपियन, एक था यूटोपियन समाजवादी व्यवस्था, एक था कार्ल मार्क्स समाजवादी व्यवस्था। ये सब कैसे क्या आया मैंने ऊपर में बता दिया। सिंपल समझिए, ये एक बड़ा सेंटर रूस है, ये एक बहुत बड़ा देश रूस है। रूस के अंदर जो है क्या था कि औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति का मतलब था बहुत नया मशीन सब का आविष्कार हुआ, जिसके कारण यहाँ के जो लोग सब है, यहाँ के जो श्रमिक लोग हैं, मीडियम फैमिली के लोग सब है, उसको जो है दबा दिया गया। ठीक है, दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सो मतलब जो नॉर्मल फैमिली के लोग सब है उसको अच्छा आदमी से मुलाकात हुआ। तो वहाँ पर दो टाइप का आदमी से मुलाकात हो, एक था यूटोपियन और एक था कार्ल मार्क्स। तो यूटोपियन लोग चाहता था कि अपने हक के लिए शांति से काम करो, और कार्ल मार्क्स चाहता था कि नहीं, अपने हक के लिए ना लड़ाई झगड़ा करके लो। तो यूटोपियन का भी हम लोग पढ़े कि सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। और उसी में था चार्ल्स फैरियर, वह आधुनिक औद्योगिकवाद। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे तीसरा स्लाइड में। चलिए, तो ये रहा आपका तीसरा स्लाइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। चलिए, तो देख क्या हुआ था उसमें, आपको बताते हैं। क्या था, एक आधुनिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसे किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने और योजना रखी, परंतु यह योजना असफल है। मतलब देखिए वो कहाँ, मतलब कि वो था, आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि यहाँ पर आपको दूसरा नंबर में आपने ये लास्ट में आपको पढ़ा है, क्या था उसका नाम, देखिए उसका नाम था सेंट साइमन। देखिए सेंट साइमन कितना अच्छा आदमी था। सेंट साइमन क्या चाहता था कि सब लोग मिलजुल कर रहे। और चार्ल्स फैरियर क्या था, वो कह रहा है कि नहीं, किसान का काम है काम करना, तो सब काम करबे करेगा। झूठ मूठ के जैसे जो नौटंकी कर रहा है वो सबको काम करना चाहिए। लेकिन ये जो था, आप लोग बताइए, किसान खाली काम करने के लिए बना हुआ है, बेवकूफ कहीं के। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों ने एकमात्र व्यक्ति जिससे राजनीतिक में हिस्सा लिया, लुई ब्लॉच था।
देखिए फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो राजनीतिक में हिस्सा लिया, जिसका नाम था लुई ब्लॉ था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। मतलब उनका मानना था कि अगर कोई काम धंधा अच्छा से करना है तो प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर करके तब जो है आगे हम लोग को बढ़ना है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपीय चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। तो याद रखिएगा, फ्रांस से बाहर सबसे अच्छा यूटोपियन चिंतक जो था तो उसका नाम था रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, उसने उसने क्या किया था दोस्तों, तो आप दोस्तों यहाँ पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यही था रॉबर्ट ओवेन, यही छोटा रॉबर्ट ओवेन था। इसको ही रॉबर्ट ओवेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन बहुत अच्छा आदमी था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक संस्था एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में श्रमिकों को अच्छी वेतनिक सुविधाएं प्रदान की और उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। मतलब सिंपल बात समझिए, ये जो था रॉबर्ट ओवेन एक बहुत ही अच्छा आदमी था जो हमेशा मजदूर सबके भलाई में रहता था। ये क्या काम किया था दोस्तों, एक बार ये दोस्तों क्या किया था, एक बार जो मतलब एक फैक्ट्री खोला और उसमें श्रमिक लोग रखा, अच्छे से काम धंधा करवाया, उसको अच्छे से मतलब कि वेतन वगैरह दिए। तो इसने क्या देखा कि सब कुछ करने के बाद जो है वेतन प्रॉपर ढंग से देने के बाद मजदूर लोग बहुत मेहनत से काम किया। जब मेहनत से काम किया तो ज़्यादा काम हुआ और ज़्यादा काम हुआ तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इसको समझ में आया कि नहीं, मजदूर लोग को अगर हम लोग अच्छा से रखेंगे, अच्छा से टाइम पर पेंशन देंगे, फैसिलिटी देंगे तो वो अच्छा काम करेगा और जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा जो है हम लोग को फायदा मिलेगा। लेकिन रूस क्रांति में तो उल्टा ही था। तो अब आगे क्या हुआ समझिए। उपयुक्त चिंतकों के प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम ये आरंभिक चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या को निराकरण करने का प्रयास किया। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और वह फिर इससे आगे बढ़ गए। कहने का मतलब है इन लोग ने, मतलब जो भी यूटोपियन लोग सब थे, इन सभी लोगों ने मिलकर चाहा कि सभी लोग मिलजुल करके रहे, लेकिन ऐसा से कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप एंट्री मारते हैं कार्ल मार्क्स। मतलब सिंपल समझिए, कोशिश लोग किया कि मिलजुल कर काम हो, बट काम नहीं हो पाया। तो अब एंट्री मारेंगे कौन, तो देखिए अब कार्ल मार्क्स एंट्री मारता है तो क्या होता है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की एंट्री करने से ही बहुत कुछ बदलेगा आप कहानी। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नंबर 1 यहूदी परिवार में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जर्मनी का था और उसका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बहुत सारा बनता है। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। तो देखिए कार्ल मार्क्स के पिता का नाम पूछ देगा तो उसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स एवं प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने विन विश्वविद्यालय के विधि से शिक्षा ग्रहण किया और 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन में एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगेल के विचार से प्रभावित थे। याद रखिएगा, मार्क्स हीगेल के विचार से प्रभावित थे। 1843 बचपन में जो है सो जेनी से, उनकी सहेली थी, गर्लफ्रेंड ही, उनसे शादी कर लिया, विवाह कर लिया। उन्होंने राजनीतिक सामाजिक इतिहास को मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों से प्रभावित था। मतलब जो मार्क्स था ना, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों से क्या था, प्रभावित था। मतलब उसका किताब उताब सब पढ़ता था। ठीक है, अब आगे देखिए भाई लोग, कार्ल मार्क्स जो है बुढ़ाओ से यही था। ये बहुत अच्छा आदमी था भाई साहब, या हिला कर रख दिया। तो देखिए ये जो बुढ़वा जो दिख रहा है ना आपको, यही कार्ल मार्क्स है दोस्तों, यही कार्ल मार्क्स है। तो दोस्तों क्या हुआ, अध्ययन किया कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। मतलब उसका जो है सो एक दोस्त बना पेरिस में, जो जिसका नाम था फ्रेडरिक
एंगेल्स के विचार से एक रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्ट एवं उसकी कार्य की दशा को गहन विचार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने मार्क्स एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो सबसे पहले वो अपने दोस्त से मिला। कार्ल मार्क्स का बाबू कहानी पढ़ना बहुत मजेदार कहानी है। सबसे पहले बुढ़ाऊ जो है दोस्त से मिला, दोस्त का नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स, ठीक है। तो मिला, उसको देखा कि ये भाई गरीब लोग का हालत टाइट है, क्या करें, इस सब के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सब समाज सुधारक आदमी सब था। तो ये सब देखा जो करे तो करे क्या, तो ये दोनों मिल के जो है एगो 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो क्या था देखिए, तो जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता था, जिसे जो मतलब कि कार्ल मार्क्स जो मतलब कि प्रकाश किया था ना, कोई पत्र रहा होगा, तो जिसे आधुनिक समाज जनक कहा जाता। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स विश्व में उन गिने चुने चिंतकों में से जिन्होंने इतिहास की धारा के व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिन्हें समाजवादी बाइबल भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, समाजवादी। तो दोस्तों मैंने आपको प्रॉपर कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिया कि कार्ल मार्क्स किस टाइप का आदमी था। तो सिंपल समझिए, कार्ल मार्क्स एक बहुत अच्छा आदमी था जो कि श्रमिक लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। मतलब श्रमिक लोग को स्थिति सुधारने का, श्रमिक लोग को नहीं, श्रमिक लोग का जो स्थिति खराब था रूस में, उसको जो है चाह रहा था अच्छा हो, बेस्ट हो, और वहाँ के लोग सब बहुत अच्छे से रहे, ठीक है, मतलब गरीब लोग सब। तो समझ में आ गया। अब आगे है मार्क्स के सिद्धांत भी थे भाई मेरे। मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे कि बहुत ही अच्छा सिद्धांत था भाई, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो क्या था उसका सिद्धांत? उसका सिद्धांत था भाई कि द्वंद्व भौतिकवाद सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत, इतिहास भौतिकवाद सिद्धांत, मूल अतिरिक्त मूल सिद्धांत, राजहीन व वर्ग समाज की स्थापना, मतलब ये सब उनका द्वारा दिया गया कुछ सिद्धांत था। तो अब जो है उनके एक एक सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, क्या था उनका सिद्धांत, ठीक है। पांचों सिद्धांत को कहानी के तौर पर समझ देंगे। तो लिखा हुआ कि कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास में भौतिकवाद व्यवस्था प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा है कि इतिहास उत्पादन के साधनों का नियंत्रण करने के लिए दो वर्गों में बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास प्रत्येक घटना परिवर्तन मूल एवं आर्थिक शक्तियां है। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के सामाजिक संगठन परिवर्तन हुए। और इतिहास कहने का मतलब, उनके कहने का मतलब कि इतिहास जो है हम लोग को रिलेट करके पढ़ना चाहिए हर चीज को। ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, समझने के लिए नहीं। इतिहास को एक कहानी के तौर पर पढ़िए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहानी है, बताइए। कार्ल मार्क्स खुद ही बात बोले हैं कि इतिहास को जो है एक कहानी के तौर पर पढ़ना चाहिए। तो अब आगे हम लोग कहानी को समझेंगे। 5 चरण अब दृष्टिगोचर है और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। अब कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है 6 गो चरण है। पहला आदिम समाजवादी युग, दास्ता का युग, सामंती युग, उनके द्वारा जो इस युग दिया हुआ सो, फिर बोला पूंजीपति युग, समाजवादी युग एवं साम्यवादी युग। कार्ल मार्क्स द्वारा दोस्तों 5 युग का नाम है, जो कि आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट रख लेना और याद रखना। तो क्वेश्चन पूछ जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा, क्वेश्चन पूछ देगा आपको कार्ल मार्क्स द्वारा कितने युग है, कितने ऐतिहासिक चरण है, तो आंसर होगा 6। कौन कौन? आदिम, उसका दास्ता, उसका सामंती, उसका पूंजीवादी, उसका समाजवादी, उसका साम्यवादी, ठीक है। तो याद रखिएगा सब लोग, ओके। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिए, मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये क्या था? देखिए दोस्तों, ये था आपको कि समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ देगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1864 में। क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को ही। अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादनों के साधनों स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार होगा। उद्योग के विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी को भी सुधार में श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनको अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए और उसे सम्मेलन को नारा बुलंद किया गया। और अधिकार के लिए कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। देखिए मतलब सिंपल बात है, वो जो है ना,
सिंपल मतलब कि कार्ल मार्क्स जो था ना सो मतलब एक मीटिंग किया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ को बनाया 1864 में, और उसमें सब मजदूर सबको बुलाया और सबको एकदम मोटिवेट किया कि दोस्तों अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना हक को लड़े हुए कुछ नहीं मिलेगा, सब लोग को अपने अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो नारा दे दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। बाप रे, बस यही बात बोलना था, सारा मजदूर लोग बोला कार्ल मार्क्स जिंदाबाद, बुढ़वा जिंदाबाद, इस तरीके से। भाई साहब समझ रहे, कार्ल मार्क्स। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। विभिन्न देशों में समाजवादी निंदन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 में पेरिस के एक सम्मेलन हुआ, जिसके बीच 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के नाम जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाज के तेजी से फैलना को होता था। इस समय में यह निर्णय लिया गया। अब देखिए, फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना हुआ 14 जुलाई 1889। पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1889। इससे पहले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना यहाँ पर 1864 में और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 14 जुलाई 1889 में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे छठा पेज पर। ठीक है, तो छठा पेज में क्या था, अब इसको समझते हैं अच्छे से। आप लोग को एकदम क्लियरली रूप से मैं समझाते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या था, प्रत्येक वर्ष में एक दिन मजदूर वर्ग एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मजदूरों के लिए 8 घंटे के लिए कार्य दिवस मांग किया गया और तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स की स्थापना किया गया। 1 मई 1890 को सारा यूरोप में, अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में संसार में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि कार्ल मार्क्स मजदूर के लिए कितना बड़ा हीरो था। मतलब वो आया और सोचिए, जो मजदूर को कोई वैल्यू नहीं करता था, वो मजदूर दिवस मनवा दिया 1 मई को। याद रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस। तो याद बोलिए सब, बुढ़वा जिंदाबाद। ठीक है, मनाया गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि सैन्यवाद एवं युद्ध के विरोध आंदोलन तथा राष्ट्रों की बुनियाद समानता एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर दिया। कहने का मतलब है, द्वितीय राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो उसमें सिंपल बात था कि अपने अधिकार के लिए लड़ो नता मरो। इस प्रकार जो है, उसके बाद इस प्रकार समाजवादी आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आधार बनाने पर श्रमिकों को विश्वास एवं आशा को संचार हुआ और इतिहास उनकी तरफ है, जहां भविष्य में एक संसार का निर्माण होता है जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा। तो उन्होंने सारे को, यानी कि मतलब कार्ल मार्क्स ने जितना भी था सब मोटिवेट करके और सारा मजदूर को जो है एकदम अथी कर दिया, गर्दा उड़ा दिया। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कार्ल मार्क्स का पावर समझ में आ गया दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति था, बताइए, एक था यूटोपियन समाजवाद जो चाहता था कि आराम आराम से जो है से काम हो। एक था कार्ल मार्क्स जो चाहता था कि मार धाड़ हो, अपने कर्तव्य के लिए मरो अन्यथा मारो। तो कार्ल मार्क्स था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ इसका स्थिति, तो यही चीज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोल्शेविक क्रांति 1917, फिर से बोलो, बोल्शेविक क्रांति 1917, फिर से बोलो, बोल्शेविक क्रांति 1917, फिर से बोलो, बोल्शेविक क्रांति 1917। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। सबसे जब ये सब चीज हो गया 18वीं शताब्दी में, कार्ल मार्क्स सबको एकदम जागरूक कर दिया था। धीरे धीरे लोग अपना जिंदगी जी रहा था। एक टाइम आता है क्रॉस हो जाता है, मतलब देखो, लोग चल रहा है, फिर दौर बदलते गया, एकदम टाइम चेंज होते गया। आता है एक टाइम जिसका नाम है 1917 और उस टाइम हम बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या था ये? इस क्रांति को रूस के सम्राट अथवा जार को एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न नहीं किया, अपितु जो है सो सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीन पूंजीपति और जमींदारों की शक्ति का अंत, मजदूरों की सत्ता को स्थापित किया। उसके बाद है रूस की बोल्शेविक क्रांति को सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुआ। इस क्रांति को एक नई राजनीतिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग सत्ता स्वीकार करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अभी तक पीछे जो हम लोग पढ़े
एक था यूटोपियन समाजवाद जो चाहता था कि अपना हक के लिए शांति से लड़ाई करो, मतलब काम करो। एक थे कार्ल मार्क्स जो चाहता था कि करो न तब मरो, जो होगा देखा जाएगा। तो उसी टाइम में आगे चलते चलते एक टाइम आ गया रूस का, जो 1917 में वहां पर इतना भयंकर लड़ाई हुआ कि जो वहां का राजा था उसको जो है से मार मार के गर्दा छोड़ा दिया सब। कौन सा? मजदूर लोग सब, बताइए, मजदूर लोग मार के राजा को गर्दा छोड़ा दिया। तो वही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें है जो सिंपल लिखिए, क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो क्रांति का, रूस में जो क्रांति हुआ क्या कारण था उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग पेज 7 पर चलना पड़ेगा। तो पेज 7 यहाँ पर है, आप लोग को अब एक एक बात का जानकारी हमको यहाँ से देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग एकदम कहानी के मोड़ पर आ गए हैं कि रूस में कल्ला झगड़ा लड़ाई हुआ, 1917 का बोल्शेविक क्रांति कल्ला हुआ, क्यों हुआ, वही चीज पढ़ना है। देखिए 1917 से पूर्व रूस में रोमनो वंश का शासन था, याद रखिएगा, रोमनो वंश। उस समय रूस के सम्राट जार को जार कहा जाता था, मतलब सिंपल और रूस के सम्राट को जो है ना सो जार कहा जाता था। 1917 से पहले रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में राजनीतिक संरचना परिवर्तन हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित हो चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकारों पर विश्वास रखता था। उसने आम लोगों को सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं था। जार ने क्या लिखा हुआ है, अफसरशाही बनाई थी। वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी, नियुक्त आधार अयोग्यता थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की, मतलब ऐसा राजा था वहाँ का, एकदम भोजकौनर जो बोलते हैं, मतलब अस्थिर, जड़, नियुक्ति आधार सब कुछ कमी था, बढ़ती और जनता में थी। कहने का मतलब कि 1917 में क्या था कि रूस में, 1917 का कहानी सिंपल, आप देखिए, आप रूस का कहानी पढ़ेंगे एकदम रूस में ढुक जाइए सब। ये रहा रूस, चलो रूस है ये, रूस में सब एंट्री मारो, रूस 1917 पैक हो गया, पैक हो गया। आप पढ़ो आप। रूस में क्या हुआ 1917 में, वहां का राजा का नाम था बाबू, कथी लिए है, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। वो था चुट्टा, मतलब इतना चुट्टा था और निरंकुश, मतलब अपने मन का राजा। जैसे अगर हम, जैसे मान के चलो एगो आयुष है, एगो है मान के चलो प्रशांत। तो आयुष और प्रशांत गया झगड़ा करने, ठीक है। तो ये दोनों झगड़ा कर लिया, तो आयुष प्रशांत का कपार फोड़ दिया, प्रशांत जो है सो गया राजा के पास, राजा हम है। तो हमारे पास आया कहा कुंदन भाई जी, ये जो है ना हमको कपार फोड़ दिया, तो पता है हम क्या करेंगे, जो हमको बोलना है ना उसको फांसी का सजा दे देंगे, और जो कपार फोड़ा है ना उसको कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा कपार फोड़ा है। अरे बंदर के जना, ऐसा राजा था, मतलब उसको कोई बुद्धि उद्धि नहीं था, सिर्फ अपना से मतलब, अपन कन्या से मतलब, खर्चा उड़ाता था, ले 500 ले 1000 इस टाइप से, ठीक है। तो बताओ ऐसा राजा जो रहेगा तो अच्छा है कि खराब, कमेंट में तुम लोग बता देना हमको, एकदम खराब, ठीक है। आगे का कहानी पढ़िए। अब क्या हुआ कि कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब वहाँ का जो किसान था उसका भी दयनीय स्थिति था। कहने का मतलब है कि राज्य नहीं ठीक रहेगा। रूस में जनसंख्या बहुसंख्यक भाग कृषक थे, मतलब रूस का जो क्या स्थिति था, वहाँ बहुत लोग किसान लोग रहता था, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब उसका स्थिति इतना खराब था ना क्या ही बताए। और 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषक दास व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, परंतु इसे किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। इसे खेत बहुत छोटे छोटे थे जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, और उसमें पूंजी का अभाव था, और वे करों के बोझ में दबे हुए थे। ऐसे किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। कहने का मतलब वहाँ किसान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा। और ऊपर से मतलब एक तो खेती नहीं हो रहा है, और ऊपर से जार निकोलस द्वितीय जो है थे ज्यादा, किसान भाई पैसा दे। अरे भाई खेती हो ही नहीं रहा, पैसा कहाँ से दे? आप ही लोग बताओ, जो हम राजा हैं, आप लोग हमारे प्रजा हैं, अगर आप लोग खुश रहिएगा तब ना पैसा कौन दीजिएगा। यहाँ पैसे नहीं है, खेती नहीं हो रहा, अकाल पड़ गया तो कहाँ से पैसा दीजिएगा। तो ये जो हम जाएंगे ठुट्टी पकड़ के पैसा दे तो क्या होगा, झगड़े लड़ाई में होगा। बर्दाश्त, एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, 3 दिन बर्दाश्त करेंगे, चौथा दिन राजा का मुरेठा, अरे हाँ ये सीधा देंगे, बस वही कहानी है, सिंपल, एकदम इजी वर्ड में समझाएंगे बाबू। अब 8वां पेज नंबर पर आप आइए ना पहले।
मजदूर की दयनीय स्थिति में क्या था, तो आप समझते हैं। देखिए रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्होंने अधिक काम करना पड़ता था, उनकी मजदूरी काफी कम थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, वे अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं थे, मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, उसकी मांगों में समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकते थे। मार्क्स ने ये सब मजदूरों के पास सिवाय अपनी बीड़ियों के लिए कुछ नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। कहने का मतलब है वहाँ का मजदूरों की स्थिति सही खराब है, किसानों का स्थिति खराब है, रजो पगला है रूस में। अरे भाई हो क्या रहा है, अब बहुत स्थिति खराब है। औद्योगिकरण की समस्या में क्या था समझ लेते हैं। रूस में औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग संकेंद्रण था, यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों में विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजी आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रही थी, अतः चारों ओर असंतोष था। मतलब चारों तरफ जो है रूस में एकदम खराब कचरा बनाले है। मतलब रूस का स्थिति बहुत बेकार, न वहाँ का मजदूर अच्छा है, न किसान लोग ठीक ठाक है, न मीडियम फैमिली के लोग ठीक है। बस दुइये गो टनाटन, एगो राजा आ एगो धनिक लोग, राजा धनिक लोग। अरे ऐसन राजा जो खाली अपना से मतलब, प्रजा से ओकरा कोनो मतलब न। अब रूसीकरण की नीति में क्या था, इसको भी पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। तो इसको समझते हैं दोस्तों, रूसीकरण की नीति क्या थी। ठीक है, कोई डाउट? तो अब यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि स्थिति क्या गंभीर चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि सोवियत रूस की राष्ट्रीयता में सोवियत रूप विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्य स्लाव जाति के लोग, इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी जाति के लोग ज्यादा रहते थे, भिन्न भाषा बोलते थे, इसका रस्म रिवाज भिन्न था। परंतु रूस में अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण का नीति ने परेशान था। उसके अनुसार जार ने देशों के सभी लोगों को रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों का हलचल मच गई और 1853 में इस नीति में विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया तो उनका निर्दय पूर्वक दमन किया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र उसका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कहने का मतलब क्या था, ये सब कुछ तो चल ही रहा था मतलब बेकार। यहाँ का जो राजा जो था ना, वो बोला कि सुन रे यहाँ के प्रजा सब, रूस के लोग सब जो है उसे तो सब व्यवस्था टाइटे है, मतलब उसको लगता था सब व्यवस्था ठीक है। लेकिन बाहर से जो रूस में रहता है चुट्टा सब, वो सब रूसी भाषा बोलेगा, रूसी रस्म निभाएगा। जब दूसरों जात है तो ये रूसी है कि रूस के जो होगा वही करेगा। छोटा सब पिनक गया, कहा कि हमार धर्म हम अपन निभाए। निकोलस बोलता था कि ना बेबा, अपन धर्म ना हमार धर्म, रूस में छे तो रूस के नियम मान। सिंपल बात समझ में आ रहा है। पगला राजा जार निकोलस द्वितीय, नाम याद रखना। विदेशी घटना प्रभाव में आपको बताइए दिए कि क्रीमिया का युद्ध रूसी क्रांति के विदेश घटनाओं की भूमिका थी, अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के रूस की पराजय ने उस देश के सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-05 रूस और जापान ने रूस में पहली बार क्रांति का जन्म दिया और तब प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो है रूस जापान का युद्ध जो हुआ उसके बाद जो है सो प्रथम विश्व युद्ध बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। कैसे क्या है इसको भी समझेंगे हम लोग अच्छे से। तब पेज नंबर 9 पर जाना पड़ेगा मेरे भाई। आगे आते हैं तो देखिए हुआ क्या, जापान से पराजय, मतलब रूस और जापान का युद्ध हुआ। आपको भरोसा नहीं होगा, वर्ल्ड मैप पर बताते हैं। रूस जो है ना इतने बड़ा देश है, एक बात बोलते इतने बड़ा देश, और जापान जो है ना इतना छोटा देश है, इतना छोटा और छोटा जापान से रूस हार गया। बताइए कैसन बंदर था इसका राजा। मतलब कि अब हमको एक बात बताइए, जे हाथी से शरीर रख ले, एगो बच्चा के चार झापड़ मार मार के मार के हरा देगा, क्या इज्जत रह जाएगा हाथी से शरीर के। तो रूसो देश तो इतने गो है, आ जापान आके दू झापड़ एने से दू झापड़ एने से दू झापड़ एने से दू झापड़ एने से दिया, हरा दिया। आए ये कौन बात हुआ। तो रूस जापान के युद्ध में रूस की हार हुई। अब देखो एक तो राजा पगला, झगड़ा लड़ाई हुआ, रूस हार गया। वहां का जनता से कहता है ये भगवान हमारा राजा कैसन पगला है, जापान से हार गए। अब बताओ देश में अब बड़का देश छोटका देश से हार जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा वहां के लोगों को, बहुत गुस्सा आएगा जी।
तो अब आगे चलिए। जापान पराजित 1905 में ऐतिहासिक रूस जापान के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश की जारशाही के विभिन्न मोर्चों पर अपना विफलता रूसी जनता में छिपाई रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व पराजय से जनता में छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तंभ था और महानता पर भ्रम टूट चुका था। बाप रे बाप, मतलब उसका जो मतलब वहां का राजा जो था सो मतलब भ्रम में रहता था, हम है रूस के राजा। और जब जापान से हारा तो कहते हैं हम छे रूस के राजा। ले मतलब तुरंत उसका घमंड टूट गया राजा का। मतलब पहले बोलता था हम है रूस के राजा, केकरा से? जापान से जब तक नहीं हारा था तब तक। और जब रूस जब जापान से हार गया था तो हम छे रूस के राजा। ले भाई क्या वैल्यू रह गया चुतिया का है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, लौटे तो सारा देश एशिया के छोटे से देश में पराजित हो गए। वस्तुतः इन पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हुई और 9 जनवरी 1905 को लोगों ने समूह में रोटी दो का नारा के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थिति महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। और 22 जनवरी पुराने कैलेंडर 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार, लाल रविवार का नाम जाना जाता है। इन नरसंहार को खबर सुनकर पूरे रूस सनसनी फैल गई और इसी क्रांति ने किसानों को व्यापक भागीदारी हुई, अतः सरकार झुक गई और 1905। अब देखिए यहाँ कहानी बदल जाता है। रूस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हुआ समझिए। हुआ क्या वहां पर, सबसे पहले रूस का राजा बकलर था, पगला था, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। निरंकुश अपना मन में जो आता था सो करता था, सिंपल बात। उसके बाद क्या हुआ कि उसी बीच में उसका जापान से झगड़ा लड़ाई हो गया, जापान से हार गया। जापान से जो हारा तो जापान है वो इतना गो देश और रूस है इतनी गो देश, तो इतना गो से इतनी गो देश हार गया तो वहां के लोग सब पिनकल था। तो एक बार पिनकलो था, राजा से खुश भी नहीं था, तो देखा कि ना अभी राजा के जैसे आप मार मार के बेलगाई ये देंगे, बहुत कचरा कर दिया चट्टा। अब उसको जो है मारने के चक्कर में सब वहां के लोग सब जुट गया, कहा रे राजा रोटी दे, रे राजा रोटी दो, रे राजा रोटी दो, रे राजा रोटी दो, रोटी दो का नारा लगाने लगा। और सब लोग सर पर उतर गया। सेंट पीटर्सबर्ग का महल का नाम था, उसमें सब ढुकने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सभी लोग को जैसे राजा की जो थी है सेना से मारने लगा और बहुत लोग को मार दिया और वही जो है सो खूनी रविवार का नाम पड़ गया। और इसके कारण जो है सो वहाँ बहुत ज्यादा बवाल हुआ दोस्तों, बहुत बवाल हुआ यहाँ पर दोस्तों। और उसके बाद जो है सो क्या हुआ हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। बहुत बवाल होता है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना बवाल होता है ना कि अब आप लोग को 10वां पेज पर जाना पड़ेगा, तो आप समझ गए खूनी रविवार कैसे हुआ। जापान से हारा, लोग गया उनके राजा के महल में घुस रहा था, रे राजवा रोटी दे, रे राजवा रोटी दे। रोटी देने के लिए सब बोला, मांगने के लिए नहीं। और उसके जब अंदर में महल के अंदर में आ रहा था ये वो सबको जो भून दिया। वही खूनी रविवार कहता था। 10वां पेज पर चलते हैं बाबू। 10वां पेज पर क्या है समझो। 10वां पेज पर है मेरे दोस्त कि उसके बाद क्या होता है कि 1905 ईस्वी में प्रतिनिधित्व का संस्था ड्यूमा का गठन हुआ, और परंतु 1906 में इसे जैसे ही क्रांति शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ड्यूमा में कुछ अधिकार छीन दिए गए और 1905 में क्रांति विफल रही, परंतु भीतर आग सुलगती रही। 1917 में फिर से एक महान क्रांति हुई। मतलब 1905 में जो है सब लोग पिनकिए गया था, जब गया वहां पर राजा के यहाँ तो सबको तो मार के बेलगा दिया, लेकिन वो आग अंदर में थे। सब लोग जो था सो प्लान बनाने था कि एक दिन कहियो राजा के मरबई, मार के बुखार छुड़ाई देवे, ऐसे टाइप से। ठीक है। रूस के मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। अब हम लोग पढ़ेंगे रूस में जो याद करिए कार्ल मार्क्स जो था पहले, तो वो सब जो ज्ञान दे के गया था 18वीं शताब्दी में, वो चीज। रूस की क्रांति के पूर्व वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। लियो टॉल्स्टॉय रचना वार एंड पीस। टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी, याद रखना दोस्तों। टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी।
हाँ, उसके बाद है तुर्गेनिव जैसे चिंतक इस पर नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस में औद्योगिक मजदूरों को कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया। उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला समाजवाद प्लेखनोव था, जो रूस में जारशाही को निरंकुशता को समाप्त करने में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक क्वेश्चन पूछ देगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में किसने स्थापित किया? तो याद रखिएगा प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में की। फिर से सुनिए दोस्तों, प्लेखानोवा ने रूस में जारशाही निरंकुश को समाप्त करने के लिए समाजवादी व्यवस्था को स्थापना करने के लिए 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह समाजवादी दल के पूर्ववर्ती था और शीघ्र ही 1903 में शासन में अनुशासन के मुद्दे में पार्टी में फूट पड़ी और इसके परिणाम स्वरूप बहुमता दल बोल्शेविक कहलाया। मतलब जब कुछ हुआ होगा इसमें तो इसके मतलब संगठन में दरार पड़ गया, और जो दरार पड़ गया तो दो दल बन गया। तो जो जिसका दल इसमें ज्यादा लोग आया था उसमें बोल्शेविक कहा गया, और अल्पमता दल को मोनशेविक कहा गया। मतलब सिंपल समझिए, ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापना किया। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पार्टी हुआ, ये पार्टी का नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों में मतलब इस पार्टी में लोकसभा में झगड़ा आ गया। तो झगड़ा आ गया ना, तो मान चलो दो भाग में बट गया। एक भाग ये था, देखिए इसमें ज्यादा पेज है, तो जो ज्यादा जिसमें आदमी था उसका नाम बोल्शेविक कहा गया। ठीक है, ज्यादा आदमी वाला बोल्शेविक, और जिसमें कम आदमी था उसको मोनशेविक कहा गया। मेन सेविक। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्रांति के पक्षधर थे, बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे, और इसके अतिरिक्त 1901 में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसान की मांग के लिए उठती थी। सिंपल है, मोनशेविक जो था, मेन सेविक मध्यवर्गीय क्रांति का मतलब इसमें जो मेन सेविक था ना, वो चाहता था कि मीडियम फैमिली के लोग उठे, और बोल्शेविक जो था वो चाहता था सब लोग एक साथ रहे। तो हमारे हिसाब से तो बोल्शेविक ही ठीक था, क्योंकि वो चाहता था सब लोग एक साथ रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों कि 1901 ईस्वी में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की मांग के उठाती थी, और इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा को मजदूरी एवं किसानों के संगठन में रूस क्रांति को महान कारण साबित हुआ। मतलब कहने का मतलब जो मार्क्स का जो विचार सब था वो सब जो है रूस क्रांति में सब लेकर के आया आदमी सब वहाँ का, और एकदम टनाटन जो है रूस क्रांति को बढ़ाया। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तत्कालिक कारण। तत्कालिक क्या है? तत्कालिक मतलब क्या होता है? तुरंत। तत्कालिक मतलब क्या होता है? तुरंत। तो लिखा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चल रहा था। इस युद्ध में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ, और इस युद्ध में शामिल होने में एकमात्र देश था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूस के सेनाओं की हार हुई थी। न कि उसके अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना को कमान अपने हाथ में ले लिया, और परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया, और उनकी अनुपस्थिति जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी और उसके तत्कालीन गुरु रासपुटिन यानी पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिससे कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और गिर गई। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ? हाँ, तो क्या हुआ कि तत्कालिक कारण क्यों हुआ रूस में? तुरंत इसके कारण तुरंत स्टार्ट हो गया था और झगड़ा लड़ा। क्या हुआ कि 1914 और 1918 में 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें रूस जो है सो कूद पड़ा झगड़ा लड़ाई करने के, हम करवाओ आए पगला। न रूस के पास अच्छा सेना है, न रूस के पास जो है सब व्यवस्था है सही से, और प्रथम विश्व युद्ध करने चला गया। पता चला कि उसके सारा सैनिक को जो है ना दोस्तों भूत छोड़ा के मारा, अब बेलगा दिया, मतलब भागले कि नहीं रहे यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जो है सो जार निकोलस द्वितीय चल गया था युद्ध करने। तो उसके अनुपस्थिति में क्या हुआ, कन्या थी, उसका नाम था जरीना, और उसकी पत्नी जो थी जरीना, और उसके गुरु जो थे रासपुटिन, वो जो है सो उसको षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, और राजतंत्र की प्रतिष्ठा और गिर गई। मतलब दोनों को जो है से मतलब समझ गए ना, सब करने का मौका मिल गया। अब बस
मतलब इस टाइप से हो गया, मतलब दुनू जो है ना से मतलब लिच्छा टाइप आदमी था, ओकर कनियो खत्म थी। दिख रहा है, न रूस के राजा अच्छा, न ओकर कन्या अच्छा, आ न ओकर चाल चलन अच्छा, सब कुछ बेकार चोट्टा के। अब आगे चलते 11वां नंबर पेज में। ले, रूस का कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। अब क्या हुआ, यहाँ से पटना में स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। देखिए एक टाइम आया था जो चोट्टा का अंत कर दिया। 7 मार्च 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए और अगले 8 मार्च को कपड़े की मिल, महिला मजदूरों के बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। कहने का मतलब है सिंपल में जो सब लोग तो पिनकले था, उन्हें उन्हें प्रथम विश्व युद्ध से भी हार मिल गया, जापानों से हार मिल गया, न दैनिक की स्थिति है, किसान का सही न मजदूर सही है, कनियों पगली है और मंत्रियों से पगला है। आए रे वाह, सब खत्म, एक भी अच्छा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, लोग सब पिनकल थे था, बोला कि ना आप नहीं छोड़बे, राजा के मारिए देवे, छोड़बे ना ओकरा। उसके बाद क्या हुआ, सारा लोग जो है भीड़ लगा दिया, बहुत सारे कारखाने रोटी मांग कर तो हड़ताल कर दिया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल थे। जुलूस में लाल झंडे की भरमार थी। जब सेना आगे पढ़ेंगे, जब सेना की एक टुकड़ी भीड़ लगी तो गोली चलाने को कहा गया, तो उसने विद्रोह कर दिया, तो उसने हथियार छीनने पड़े और जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी क्या लिखा हुआ है इसको, प्रोवस्की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और सैनिक को विद्रोह बढ़ता गया। फलता विवश होकर 22 मई 1917 को जार को गद्दी त्यागनी पड़ी और यह फरवरी की रूसी क्रांति के नाम से जाने लगा था। याद रखिएगा दोस्तों, 12 मार्च 1917 को जो है सो जार जो है सो मतलब कि अपना गद्दी त्याग दिया था, जिसको हम लोग फरवरी की रूसी क्रांति भी कहते हैं। क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह रूस की रोमनो वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। तो याद रखिएगा 22 फरवरी 1917 को जो है सो रूस में रोमनो वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। अब जो है अब सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ, परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्र की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता थी। अतः बुर्जुआ सरकार तत्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। अंत में बुर्जुआ सरकार गिर गई और केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार जो है सो मतलब बना। कहने का मतलब है जब वो हट गया तो नया राजा सब बना, तो एक राजा आया केरेंस्की जो बहुत अच्छा राजा था और एक उदारवादी समाजवादी सरकार गठित हुई। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग में युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा का भूमि सभा सुलझाना या रूस के समस्त संस्थाओं वैधानिक उपायों और परिवर्तन लाना था। किंतु बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। देखिए तो जो भी मध्य वर्ग लोग था, मोन्शेविक वाला था, वो सब जो है सो तो झगड़ा लड़ाई करके उसको हटा दिया और चाहा कि जो है सो जो भी लोग मतलब कि मध्यम फैमिली है, मध्यम लोग सब उस सबको जो है सो और आगे बढ़ाया जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये चीज हो गया। 11 नंबर पेज तक हम लोग आ गए। अब आते हैं 12 नंबर पेज पर। अब हमारे आते हैं लेनिन चचा टकलू। ए भाई टकलू, अब बोल्शेविक क्रांति क्या था भाई बताइए। सब कुछ तो हो गया, मतलब व्यवस्था टाइट है, अब बोल्शेविक क्रांति कल्ला हुआ। इसी समय रूस में राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब अब आते हैं वो लेनिन भैया, लेनिन, फिर जो लेनिन, ठीक है, उसने निर्वासित कर दिया। अतः वहां स्विट्जरलैंड के निवासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब 1917 में क्रांति हुई तो जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा और अप्रैल 1917 में वह पेट्रोग्राद पहुंचा।
तब तक की जनता उत्साह बढ़ चुका था। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है। बताइए, लेनिन अब बच्चल था, मुन्शिविक वाला का जीत हुआ, मतलब मध्यवर्गीय का जीत हो गया था। ठीक है, जो अति बोल्शेविक क्रांति के जो लोग, बोल्शेविक में जो पार्टी सब था वो आया, उसमें के मेन हीरो था लेनिन, और बोला कि रे भाई अभी युद्ध खत्म न होलो है, हम आगे लियो, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, लेनिन ने घोषित किया कि रूस क्रांति खत्म न हो, अतः एक दूसरे क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीमिस के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिए, अप्रैल थीमिस जो है सो मतलब एक कार्यक्रम था जो कि बोल्शेविक दल का था। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं दोस्तों, अच्छा रहेगा। ये रहा, क्या था, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा कर्स्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, केंद्रीय कक्ष तथा अन्य सरकारी भवनों में अधिकार कर लिया और कर्स्की का रूस छोड़कर भाग दिया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बोल्शेविक क्रांति। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो अक्टूबर की क्रांति। तो याद रखिएगा आप लोग सभी बच्चे, ठीक है। तो संपन्न हुआ। अब उसके बाद हुआ, अब शासन में बागडोर बोल्शेविक क्रांति में आगे जिसका अध्यक्ष लेनिन था। तो याद रखिएगा, बोल्शेविक दल के नेता अध्यक्ष लेनिन था और ट्रोट्स्की सरकार का विदेश मंत्री बना दिया गया। ट्रोट्स्की को जो है सो इसका विदेश मंत्री बना दिया। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग में आ गया। तो याद रखिएगा, सर्वहारा वर्ग मतलब होता है जिसमें सब लोग आता है, पहली बार। याद रखिएगा, पहले शासन किसका था, तो पहले शासन था जार निकोलस द्वितीय पगला। ठीक है, अब वो हटा तब आया मुन्शेविक क्रांति। मुन्शेविक में मध्य वर्ग के लोग सब, मतलब मीडियम फैमिली। ठीक है, और मीडियम फैमिली लोग ज्यादा मतलब कि रहता था वहां पे। फिर उसके बाद आया लेनिन, उसका तो बोला कि रे छोटा सा, तो फिर तो राजा के मन का मीडियम फैमिली के मन बढ़ जाते, वैसे अच्छा सर्वहारा, सब लोग एक रंग, अब हमारा शासन होगा। ठीक है, लड़ाई करके अब अपना शासन कर लिया। अब है कहने का मतलब यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाथ में आ गया। सत्ता में कब्जा करने के पश्चात लेनिन ने बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन ने समक्ष जटिल समस्या थी, परंतु उन्होंने बहुत हद तक समस्या का निराकरण करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि की। याद रखिएगा, जर्मनी के साथ जो है कौन संधि किया था, ब्रेस्ट-लिटोव, ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि की थी। इस संधि में सोवियत रूस में लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया था और उसने आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने, ठीक है, तो मतलब ले देके जो है सो रूस का स्थिति सुधार हो गया। लेकिन फिर से गृह युद्ध मतलब होता है अपने में अपने लोग युद्ध स्टार्ट कर दिया, रूस वाला था। तो उसके बाद क्या होता है, हम 13 पेज पर आना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, 13 पेज पर आइए। हाँ, 13 पेज पर हम आकर के आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या सिस्टम हुआ गृह युद्ध में, क्या हुआ। हस्तक्षेप करते हुए रूस पर आक्रमण कर दिया, और परंतु लेनिन ने साहसिक विरोध को सामना किया और ट्रोट्स्की के नेतृत्व में विशाल लाल सेना का गठित की गई। ट्रोट्स्की, तो याद रखिए लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की ने। याद रखिए क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की ने। फिर से क्वेश्चन पूछे, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना ने सफलपूर्वक विदेश के हमलों का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया और यह अचानक छापा मार विद्रोह गिरफ्तार कर लेती थी, और यह लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। मतलब कहने का मतलब जो गृह युद्ध हुआ था रूस जापान वाला से जो किया था, उसको जो है सो ईसा ट्रोट्स्की सब मिल करके जो है सो मतलब कि दबा देते। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा, चेका क्या था, चेका के बारे में पूछ देगा दोस्तों, पूछ देगा चेका क्या था। तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था, एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था मेरे दोस्तों, जो कि क्या था, छापामार युद्ध करता था। ठीक है, आगे
तो यहाँ से केवल लेनिन एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना सन 1918 में बीच में पहला समाजवादी स्थापित करने वाला देश में रूसी संविधान बनाया। इसके अनुसार रूस का नाम सोवियत समाजवादी राज्य गणराज्यों का समूह यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया। देखिए तो वहां पर जो है सो लेनिन भैया आए और प्रॉपर एकदम गर्दा मचा के रख दिया और वहां पर जो है सो उसका रूस का नाम जो है सो सोवियत समाजवादी नाम पड़ गया, जिसका नाम था यूएसएसआर रूप में परिवर्तन किया। लेनिन ने एक नए राज्यों में प्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था की राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थान समितियां बनाई गई। सभी सोवियत सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। अब जितना भी है यूएसएसआर के जो सदस्य था उसके बाद मिला करके राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति केंद्रीय समिति के सौंपा गया। लेनिन ने इस समिति का अध्यक्ष था और मंत्रिमंडल के यहाँ पे इसको था और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित हुआ। लेनिन के नए संविधान में द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान करना था जो श्रम द्वारा अपने जीवित चलाते थे। इस तरह के काम करने के लिए देखिए यहाँ पर लेनिन के तैयारी था, वो आया और बोला कि आप वोटिंग के अनुसार सबको सिस्टम होगा, गणतंत्र एकदम प्रॉपर ढंग से काम धंधा लोग वोट देगा। 18 साल से ऊपर वाला जितना था सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। तो भाई लेनिन था ना भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है बे। समझ में आ गया आप सभी को? तो ये तो था थोड़ा मैप 13 के बाद अब आते हैं 14 पे। ठीक है, तो अब आते हैं इधर, आइए तनिका सबको ना समझाएंगे बे। हाँ, तो अब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो उसके बाद क्या है, औद्योगिक संविधान अधिकार बनाया गया। उत्पादन के सभी निजी स्वामित्व समाप्त कर दिए गए और उद्योगों मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। बैंक, बड़े उद्योग, जल परिवहन, रेलवे राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा मोर्चे का अधिकार समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेनिन ने शासन नियम में परिवर्तन करने के साथ साथ बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। ठीक है, और लाल कपड़े का झंडा पर हुए हथौड़े पर सुमेलित कर देश के राष्ट्रीय झंडा बना देगा। इसके बाद झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। कहने का मतलब जब लेनिन भैया आए रूस में अपना स्टार बन के तो सब कुछ सही कर दिए एकदम टनाटन। तो याद रखिएगा दोस्तों, रूस का जो हीरो थे लेनिन भैया थे उस टाइम में। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब लेनिन के समक्ष अन्य समस्या भूमि के पूर्ण वितरण की थी। उन्हें एक आदेश जारी किया कि जितने भी बड़े भूस्वामी की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया है। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसके सिर्फ वैधता प्रदान की और लेनिन ने इस कदम पर आलोचना हुई और समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन लेनिन ने यह क्या हुआ, नियंत्रण यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में थे। उत्पादन की समस्या को निपटाने के लिए लेनिन ने युद्धोपरांत साम्यवाद को लागू किया। लेनिन ने क्षेत्र फैक्ट्री के तत्कालिक नियंत्रण किया। कहने का मतलब वही है कि लेनिन जो है सो बहुत सारा नियम कानून बनाया और जो है सो अपना हिसाब से काम अच्छा किया, स्थापित किया। मजदूरों को सहायता से फैक्ट्री में उत्पादन का नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह किसानों को नियंत्रण लगाया एवं किसानों को बलपूर्वक अनाजों वसूली की जाने लगी। फैक्ट्रियों में श्रमिक हड़ताल प्रतिबंध लगाया, परंतु युद्धोपरांत समाजवाद विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया हुई और जबरदस्ती वसूले किसानों को अपना अनाज जलाना शुरू किया। परिणाम 1920-1921 में उत्पादन जो है सो 1920 में उत्पादन जो है सो फिर उत्पादन क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा जूम आउट इन कर देते हैं। हाँ, उत्पादन का स्तर गिर गया और करोड़ों लोग सामने जीवन मरण का अखाड़ा हुआ। कहीं कहीं भूखमरी स्थिति पैदा हो गया और आज के विदेश में बावजूद काफी लोग भूख और प्यासे होने लगे, परंतु विरोधी के नारे सुनाई पड़ने लगे और लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया, जिसका परिणाम नई आर्थिक नीति NEP। और उसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद लेनिन ने जो है सो नया नियम कानून बनाया, बट उस नियम कानून में बहुत लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, तो फिर वो नया नियम कानून बनाया। ठीक है, अब नया नियम कानून में क्या था उसको समझते हैं।
लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारधारा का नहीं बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक था, व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ पूंजीवादी दुर्घटनाओं को टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रोट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। मार्क्सवादी मूल्यों को कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों को सीख कर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था और नई आर्थिक नीति। कहने का मतलब लेनिन जो था मतलब वो जो था ट्रोट्स्की जो था वो चाहता था कि एकदम पूंजीवादी को मार मार के लाठी से बेलगा दे, लेकिन एकाएक जो पूंजीवादी सबको जो भगा दिया गया तो यहाँ का स्थिति बहुत खराब हो गया। पैसा वाला लोग सब ठेबे नहीं था, सब था गरीबा बिचहा लोग सब, तो स्थिति कभी खराब हो गया। तो फिर क्या काम किया लेनिन जो है सो एक नया नियम बनाया। देखा कि नहीं जो है से पूंजीवादी लोग जो रहना चाहिए लेकिन अच्छा से रखेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम लोग सही से रहो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नींद आ गया था। तो मतलब चाहता था कि अच्छे से रहे, लेकिन तो फिर वो नया नियम कानून लेकर के आए लेनिन भैया जब नया नियम कानून लेकर के आए तो उसमें क्या क्या था सो वही हम लोग को पढ़ना है। तो नियम था कि किसानों को अनाज लेने के स्थान पर निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता। कहने का मतलब है कि वो किसान के ऊपर जो है थोड़ा बहुत कर लगाया गया और बोला कि बाद बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा है। जबकि एक सिद्धांत कायम रखा गया, जमीन राज फिर व्यवहार की जमीन किसान हो गई। मतलब वही है किसान से कहने 20 से कम कर्मचारी वाले व्यक्तिगत रूप से चलने वाले मिल गया। मतलब जो भी 20 से कम कर्मचारी जो उद्योग था वो जो है खुद से चला सकता था। उसके बाद यहाँ पर नियम में आया कि उद्योग विकेंद्रीकरण कर दिया गया और विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी। विदेशी पूंजी को सीमित आमंत्रित किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति को जीवन बीमा राजकीय एजेंसियों शुरू किया गया। विभिन्न तरह बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। कहने का मतलब है कि एक बैलेंस रूप में जो है सो लेनिन रूस में सब कुछ को बराबर किया। वो नहीं चाहता था कि पूंजीपति लोग ज्यादा लोग को सताए, तो पूंजीपति को तो इसे हमारे गर्दा छोड़ा ही दिए था। पूंजीपति लोग डर गया था। तो आप सिंपल में है वो सबको समझा दिया मीटिंग का, देखो जो हम नियम से लगा रहे हैं, आप लोग भी इसमें सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। सिंपल बात है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर पेज। तो 16 नंबर पेज में कथी है तो इसको समझिए ध्यान से, आप लोग को एक एक बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीति क्या था। उसके बाद क्या हुआ कि इस नई नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन में कमी में नियंत्रित किया और इसके परिणाम स्वरूप कृषि में औद्योगिक उत्पादन में आशितित वृद्धि हुई। और हालांकि लेनिन इस नीति का आलोचना की जाती है, लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटने में 2 कदम आगे रहना समान। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रास्ता जो है से 3 कदम हम आगे बढ़ गए, ठीक है, अगर हम उसमें से 1 कदम पीछे हट गए तो ये तो हम 2 कदम आगे। कहने का मतलब है कि जैसे में पूंजीपति लोग सब था, सब तो पूंजीपति लोग है रूस में, तो रूस में सब पूंजीपति को जो भगा देगा तो बच जाएगा बिचहा लोग सब। तो भाई पैसे नहीं रहेगा तो व्यापार बिजनेस कैसे होगा। तो कहा कि पूंजीपति को लेके आओ, सबको लेके आओ, लेकिन इस बार जो है से पूंजीपति सबको ढीला रखेंगे, बोलेंगे कि ज्यादा हीरो बनेगा कि उड़ा देंगे। तो वही कहने का मतलब है कि कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ होना जरूरी है, पूंजीपति को रहना जरूरी है। ठीक है, आगे का कहानी को हम लोग समझते हुए चलेंगे कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकारी समस्या आ जाती है और विभिन्न समूहों में अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन विजय हुई और 1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया और 1930 के दशक में लगभग सभी नेता खत्म कर दिए गए और जिन्होंने क्रांति और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र का भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है जैसे ही 1924 में लेनिन का मृत्यु हो जाता है तो नया का हीरो बनता है जिसका नाम था स्टालिन। ठीक है, सिंपल बात समझिए, नष्ट हो गई और पार्टी के अंदर मतभेद बर्दाश्त नहीं किया। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 में उसकी मृत्यु में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। इस घटना का सोवियत संघ के समाजवाद निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी व्यवस्था उभरी जो मार्क्सवाद की क्रांति, मानवता आदर्शों के विपरीत थी और स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और संस्कृति विकास में विपरीत प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब नहीं समझे, ये चोट्टा जो आया ये था पगले, मतलब ये पहले राजे ऐसा था, दूसरे राजा जो था ना निरंकुश जो था ओकरे ऐसा नहीं होता। ठीक है, आए मर गया तो ये स्टालिन बना, अपना नौटंकी स्टार्ट कर दिया, मतलब ये अच्छा राजा नहीं था। परंतु
परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास के बीच में मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजना फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंची, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व समाप्त होने से पहले रूस को एक महान शक्ति बनकर आने लगा था और युद्ध काल में सम्मेलन में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशक तक विस्तृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व के महान शक्ति बन गया और वहाँ मेहनत जनता क्रांति को अस्थायी रूप से जड़ें जमा ली। कहने का मतलब है वही रूस जहाँ जार निकोलस द्वितीय पगला बन के था, वही रूस का स्थिति सुधर गया और 1918 आते आते तक 1939-45 आते तक द्वितीय विश्व आते आते तक रूस एकदम विश्व शक्ति बन के उभरा। ठीक है, तो अब लास्ट पेज है 17 जो कि हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों आपने इतना चीज पढ़ा और रूस की क्रांति का प्रभाव क्या हो वही चीज को हमको अब पढ़ना है। तो इस क्रांति के तत्पश्चात श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग की सत्ता में स्थापित की गई एवं अन्य वर्गों में आंदोलन प्रोत्साहित दिया। मिखाइल गोर्बाचोव 1950 में राष्ट्रपति बने। उन्होंने परितंत्र को पुनर्गठन एवं खुलापन की अवधारणा दी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आई थिंक कुछ वो दिया हुआ मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने, कहाँ के, रूस के, और उन्होंने पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन एवं ग्लासनोस्त खुलापन की अवधारणा पेश की। वही है, सब क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगला है रूस की क्रांति का विश्व विचारधारा में स्तर में 2 खेमे बढ़ जाती है, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप में भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप वैचारिक आधार पर तरह विभाजन नहीं देखा गया था। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा सोवियत संघ का गठन कब हुआ, तो दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का गठन विघटन कब हुआ, सॉरी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, दिसंबर 1991 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध तथा पूंजीवादी विश्व। सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों में शत्रुओं में होड़ लगी रही। शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट नेता संयुक्त राज्य अमेरिका एवं साम्यवादी गुट नेता को सोवियत रूस था। ठीक है, वही सब छोटा मोटा बात है। अब है रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में नवीन आर्थिक मॉडल आया और पूंजीवादी देश में परिवर्तन रूप से मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद चरित्र में परिवर्तन आ गया। इस क्रांति में सफलता में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन मिला क्योंकि सोवियत रूस ने समाजवादी सरकार एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया। कहने का मतलब है कि रूस जो आजाद हुआ तो यहाँ से एशिया जो हम लोग उस टाइम अंग्रेज के कब्जा में था वहाँ भी हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिला। तो दोस्तों मैंने एक एक बात को अच्छे से समझा दिया, आप लोग को बस एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना था, ईयरफोन लगा के समझ लेना है। ठीक है, आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने जो भी क्लास 10 के ग्रुप है उसमें ये वीडियो को शेयर करो और बोलो कि एक बार बस ये वीडियो देख लो, तुमको रूस क्रांति खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।